नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के एक बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे साहब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 3 इंपॉर्टेंट घटनाओं की तरफ। पिछले वाले अंक में हमने देखा था कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और अब धीरे धीरे कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन के तौर पर उभर रही थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव जो है वो पूरी तरीके से डल चुकी थी। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे पहले आंदोलन की तरफ, एक ऐसा आंदोलन जो बंगाल से शुरू होता है और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे बंगाल विभाजन की घटना से बढ़ता बढ़ता पूरे के पूरे राष्ट्र में फैलने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे 1906 की मुस्लिम लीग की तरफ कि भाई एक ऐसा संगठन बनाया जाता है जो मुसलमानों की आवाज़ बढ़ाता है, पर क्या मुसलमानों का एक अलग संगठन बनाने की ज़रूरत थी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे 1907 का सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट, कि भाई किस तरीके से कांग्रेस जो थी वो 2 धड़ों के अंदर बट जाती है, गरम दल और नरम दल। इन सारी की सारी घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1905 की इंपॉर्टेंट घटनाएं। पर 1905 की इंपॉर्टेंट घटना में चलने से पहले ये ज़रूर प्रश्न उठता है कि भाई 1885 से लेकर और 1905 तक कोई इंपॉर्टेंट ऐसी घटना नहीं हुई। तो हाँ भाई, 2 घटनाएं अपने को इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखनी। अगर हम 1885 की बात की एक इंपॉर्टेंट घटना की बात करते हैं तो वो है 1992 का परिषद अधिनियम। कौन सा अधिनियम? परिषद अधिनियम। अब भैया ये परिषद अधिनियम क्या हुआ? जैसे आप लोग जब भारतीय इतिहास पढ़ते हो तो हमने देखा कि अंग्रेज जो थे वो समय समय पर भारतीयों की आवाज़ को सुनते हुए, हालांकि सुनते तो नहीं थे, पर किसी न किसी तरीके से वो ऐसे संवैधानिक सुधार करने की कोशिश करते थे। वो संवैधानिक सुधार नहीं, वो छोटी मोटी रियायतें देते थे और जिससे भारतीयों को खुश करने की कोशिश करते थे, पर उनका असली जो मकसद था वो क्या था साहब? भारत का शोषण करना और भारत के ऊपर हुकूमत करना। तो 1892 का परिषद अधिनियम आता है, ये इंपॉर्टेंट घटना है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है साहब, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो गवर्नर जनरल थी उनका जो परिषद था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसका विस्तार हो जाता है, उसका एक्सटेंशन हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अब भारतीयों को बजट के ऊपर डिस्कस करने का अधिकार जो है वो पूरी तरीके से हो जाता है। हालांकि काउंटर क्वेश्चन जो है वो तो नहीं पूछ पाते, पर बजट पर जो है अब वो पूरी तरीके से भारतीय डिस्कस कर सकते थे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट घटना। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट और घटना है, वो है 1902 में एक संगठन का बनना, जो कि है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो अपने आप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत के तौर पे एक संगठन के तौर पे देख सकते हैं। तो ये 2 अपने को इंपॉर्टेंट तौर पे घटनाएं याद रखनी है 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक। अब समय आ चुका था साहब 1905 का। देखो, जब हम पूरे की पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं या पूरे के पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं तो अपन इनको 3 फेजेस के अंदर, या अपन बात कर सकते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से पार्ट? 1885 से लेकर 1885 से 1905 का जो पूरा का पूरा युग था, इसे हम कह सकते हैं साहब उदारवादी युग। उदारवादी युग, क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस के उदारवादी जो नेता थे उनका यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पे पावर थी। जैसे कि उदारवादी नेता कौन कौन से थे? जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, तैयब जी हो गए, दादा भाई नारोजी हो गए, इस तरीके के सारे नेता। यहां पर हमें देखना है कि कांग्रेस क्या चाह रही थी। वो ये चाह रही थी कि भैया हमें अंग्रेजों की छत्र छाया में रहकर कुछ राजनीतिक रियायतें चाहिए, कुछ संवैधानिक सुधार चाहिए। और अब अगर हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे फेज की, तो इसमें हमें इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस का मेन मकसद था कि अंग्रेज जो है वो इतने खराब आदमी नहीं है, बस अगर हम उनसे राजनीतिक तौर पर कोई चीज मांगेंगे तो हमें दे देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट युग आता है 1905 से लेकर, और हम मान सकते हैं साहब 1919 तक का युग। यह हमारा कहलाया जा सकता है इंपॉर्टेंट तौर पे उग्रवादी युग। कौन सा युग? उग्रवादी युग। इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं का पूरा का पूरा पावर जो है वो चलने लग जाता। उग्रवादी नेता कौन कौन से? जैसे कि लाल बाल पाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तीसरा इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है जब हमारे पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो की एंट्री हो जाती है, और वो हीरो है कौन साहब? 1920 से मान लो 1920 से लेकर और 1947 तक। कौन साहब? गांधीवादी युग, जिसमें महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन हैं उनको सब अपन ढंग से पढ़ेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट युगों के तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1907 तक की इंपॉर्टेंट घटनाएं, और शुरुआत करेंगे साहब उग्रवादी युग के इंपॉर्टेंट तौर पे लीडर्स के बारे में। तो चलिए भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ये इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी थी, और भाई ये जो पूरा का पूरा स्वदेशी आंदोलन था ये किस तरीके से भारत के अंदर फैला, और स्वदेशी आंदोलन की जरूरत क्या पड़ी थी, और बंगाल का विभाजन क्या हुआ था।
तो बहुत सारी घटनाएं हो गई, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सारी की सारी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साहब 1905 का इंपॉर्टेंट युग, जिसे अपन कहेंगे अतिवादी आंदोलन युग या फिर हम इसे उग्रवादी युग भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिलती है उग्रवाद और नव राष्ट्रवाद का उदय, यानी अब जो कांग्रेस है वो उग्रवादी धड़े की तरफ बढ़ रही थी। उग्रवादी लीडर्स जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पे पावरफुल थे। आगे हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंपॉर्टेंट युग था, इसकी सबसे प्रमुख घटना थी स्वदेशी आंदोलन और उसके बाद की क्रांतिकारी घटनाएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्वदेशी आंदोलन की तरफ। पर ये पूरा का पूरा युग था, इसके प्रमुख नेताओं के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं साहब ये पूरे के पूरे युग के, जिसे अपन उग्रवादी युग या फिर अपन अतिवादी युग या फिर अपन नव राष्ट्रवाद का जो युग है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख नेता की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नाम ही काफ़ी है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट नेता थे जिन्हें कहा जाता है साहब भारतीय अशांति का जनक। वैलेंटाइन चिरोल नाम का एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि भारतीय अशांति का जनक जो है ना वो बाल गंगाधर तिलक है। उन्हीं की वजह से सारी की सारी क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं उनको एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर प्रमुख नेता थे। अच्छा, इनका एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जिसका नाम है केसरी, वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक ने ही ना लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के नए नए तरीके निकाले, जैसे कि इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल या गणपति फेस्टिवल जैसे अलग अलग इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बनाए, यानी इंपॉर्टेंट त्योहार मनाए और लोगों का जो इकट्ठा किया और उनका सांस्कृतिक तौर पे, सांस्कृतिक तरीके से उनका किस तरीके से राजनीतिक पूरी तरीके से जागृति हो सके, उनकी कोशिश थी बाल गंगाधर तिलक की। अब आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट लीडर की अपन बात करते हैं। वो है साहब शेर पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे युग के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे। हमें देखने को मिलता है साहब लाला लाजपत राय ने पूरा का पूरा जो राष्ट्रवादी आंदोलन की घटनाएं थी वो संभाल रखी थी भैया पंजाब में। पंजाब के इंपॉर्टेंट लीडर थे। इनका इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जिसका नाम था पंजाबी। इनका इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था पंजाबी। न्यूज़पेपर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो वो इंपॉर्टेंट लीडर्स और न्यूज़पेपर से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ जहाँ पे भी अपन इंपॉर्टेंट लीडर्स पढ़ेंगे उन सभी के न्यूज़पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अखबारों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर है हमारे कौन? बिपिन चंद्र पाल। तो देखो भाई, लाल बाल पाल का जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो बाल तो हो गए बाल गंगाधर तिलक, लाल हो गए लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनके इंपॉर्टेंट अखबार का नाम था न्यू इंडिया। और इन्होंने संभाल रखा था साहब बंगाल के अंदर जितनी भी राजनीतिक चेतना हो रही थी उग्रवादी धड़े की तरफ से बिपिन चंद्र पाल थे। और चौथे इंपॉर्टेंट लीडर है साहब अरबिंदो घोष, जो हमें देखने को मिलता है नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर जब ये पूरा का पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है तो फिर ये अध्यात्म की तरफ चल जाते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इस युग के, जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके अखबार है और इनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में चीज़ें याद रखनी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साहब एक इंपॉर्टेंट घटना, और घटना पे आपको दिख जाएगा साहब ये मैप। तो ये मैप क्या है देखने को मिल रहा है? कभी आपने देखा इस मैप को? ज़रूर देखा होगा यार। जब आप पूरे के पूरे भारत का मैप देखोगे ना, तो भारत के मैप में जब आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो आपको ये मैप थोड़ा सा जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये मैप किसका है साहब? ये मैप है बंगाल का। अब आप बोलोगे यार बंगाल का मैप है, इतना बड़ा बंगाल का मैप? हाँ भाई, जब हम बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश प्रोविंस के हिसाब से, ब्रिटिश प्रांत के हिसाब से, उस समय का जो बंगाल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें हमें देखने को मिलती थी अंदाजन 8 करोड़ पॉपुलेशन और 1,90,000 वर्ग मील का क्षेत्र। इतना बड़ा बंगाल जो है उस समय पर हुआ करता था। और ये जो बंगाल था ना, वो इंपॉर्टेंट तौर पे हमें देखने को मिलता है कि वो राजनीतिक गतिविधियों का गढ़ था। जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक चेतनाएं होती थी ना, उसका गढ़ कौन सा था? बंगाल। और बंगाल से ही फैलते हुए ये पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर फैलती थी, क्योंकि बंगाल का जो मिडिल क्लास था, जो मध्यम वर्ग था, वो शिक्षित था पूरी तरीके से और इस राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रमुख एक मान लो रीढ़ की हड्डी था। तो हमें देखने को मिलता है ये जो बंगाल था वो राजनीतिक तौर पर बड़ा प्रॉस्परस था। अब आगे क्या हुआ भैया? बंगाल को अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये राजनीतिक गतिविधियों का बहुत बड़ा गढ़ बन रहा है, तो अपन क्या करते हैं साहब, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि बंगाल के अंदर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी, और दूसरा अपन बंगाल को डिवाइड करेंगे धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक तौर पर आधार पर जो है पूरे के पूरे बंगाल को डिवाइड करेंगे। हमें देखने को मिलता है जो पूर्व का क्षेत्र था उसके अंदर बना दिया गया पूर्व बंगाल, पूर्वी बंगाल, जिसकी कैपिटल बना दी ढाका, और जो पश्चिम का क्षेत्र था उसको बना दिया गया साहब पश्चिमी बंगाल, और उसको बना दी कैपिटल किसकी? कलकत्ता। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट पे। और बंगाल का विभाजन कर दिया गया भैया कैसे? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के तौर पे।
जिसकी कैपिटल बता ही चुका हूँ। पूर्वी बंगाल की बनी साहब ढाका और पश्चिमी बंगाल की बनी कलकत्ता। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पश्चिमी बंगाल में हिंदू जो थे वो पूरी तरीके से वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेशन में थे और पूर्वी बंगाल के अंदर मुस्लिम थे। तो यानी करने की कोशिश ये करी कि बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर जो है वो डिवाइड कर दिया गया, जिससे राजनीतिक चेतना जो है वो पूरी तरीके से जग नहीं पाए। अब क्या हुआ भैया आगे वो समझो ध्यान से। जब इस पूरे के पूरे बंगाल को डिवाइड किया गया और अंग्रेजों से पूछा कि भैया इसको करा क्यों, तो उन्होंने दिए साहब प्रशासनिक कारण कि भैया जो पूर्वी बंगाल है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, प्रशासनिक तौर पर इतना ढंग से काम नहीं कर पाते, यहाँ पर प्रशासन जो है उसको डेवलपमेंट करना है, इस वजह से हमने इसका डिवीजन किया है। तो सोचो भैया कितनी तगड़ी चाल थी, लेकिन पॉलिसी क्या थी भैया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। अब देखते हैं अपन बंगाल के विभाजन की बात, कि बंगाल विभाजन को हम किस तरीके से, कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साहब बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई साहब 19 जुलाई 1905 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को, और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है 16 अक्टूबर 1905 को जो है इसको पूरी तरीके से लागू करने की बात की गई। पर ये जो बंगाल का विभाजन हुआ कौन, इसके पीछे व्यक्ति कौन था, तो इसके पीछे व्यक्ति कौन था भैया, नाम याद कर लो साहब, लॉर्ड कर्जन। और अगर हम बात करें ना, भारत के अंदर जितनी भी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी घटनाएं हुई उसका उत्प्रेरक जो है वो कहा जा सकता है साहब लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन, अगर हम गवर्नर जनरल की लिस्ट बनाए ना, तो सबसे ज़्यादा घटिया गवर्नर जनरल जो था ना वो लॉर्ड कर्जन ही था। तो लॉर्ड कर्जन की पूरी एक तरीके से बंगाल विभाजन की पॉलिसी थी। तो सबसे पहले तो डेट याद कर लो साहब, 19 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को कहा गया साहब कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात। अब इस बंगाल के विभाजन के कारण क्या कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम जो है वो प्रशासनिक कारणों की वजह से बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। लेकिन असली कारण क्या था, वास्तविक कारण क्या था, बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को पूरी तरीके से नष्ट करना, पूरी तरीके से भैया खत्म करना। ये उनका इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान रखने वाली बात थी, मोटिव था। हमें देखने को मिलता है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बंगाल विभाजन देखा जा सकता है। अब बंगाल विभाजन जो था वो हो गया। हमें देखने को मिलता है कि बंगाल के दो पार्ट्स डिवाइड हो गए, पश्चिमी और पूर्वी, कलकत्ता और ढाका जो थी जिसकी कैपिटल थी। आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ इसके लिए एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम कहेंगे साहब स्वदेशी आंदोलन। शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि बंग भंग आंदोलन जो था उसका मेन पर्पस था बंगाल के विभाजन को रोकना, और ये जो बंग भंग आंदोलन था ये ही आगे बढ़ते बढ़ते स्वदेशी आंदोलन का जो है वो पूरी तरीके से रूप ले लेता है। तो अपन देखते हैं साहब स्वदेशी आंदोलन, इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ, तो पहले याद कर लो साहब 7 अगस्त 1905 को। हमें देखने को मिलता है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर एक बहुत बड़ी सभा को जो है वो संबोधित करते हैं, और वो बंगाल जो विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होने जा रहा था, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या क्या इंपॉर्टेंट गतिविधियां की जाएंगी, किस तरीके से बंगाल विभाजन के प्रति लोगों को जो है वो जागरूक किया जाएगा, उसकी पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाती है। हम देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो कहते हैं कि 16 अक्टूबर को जो है वो रक्षाबंधन दिवस के तौर पर मनाओ, क्योंकि ये सांप्रदायिक तौर पे भी एक फायदेमंद रहेगा, और साथ साथ में लोगों को भी एक अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करनी है इस विभाजन के दौरान। साथ साथ में हम देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहते हैं कि इसे शोक दिवस के तौर पर मनाओ। लोग जो है वो पूरे दिन वंदे मातरम और जितने भी हमारे राष्ट्रगीत थे वो पूरी तरीके से गाते हैं, और लोग उस दिन उपवास करते हैं कि भैया जिससे लोगों के अंदर शक्ति आ सके कि बंगाल विभाजन के प्रति जो है अपना विरोध, अपना पूरा का पूरा जो ताकत थी वो दिखा सके। ये हमें देखने को मिलता है साहब 1905 के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में। अब हम इंपॉर्टेंट तौर पे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान घटनाएं क्या क्या हुई। तो ये भाई इंडिया का मैप है। हम देखते हैं ये जो पूरा का पूरा पार्ट था जो उस टाइम का बंगाल था, इसके अंदर हमें कई सारी घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती, कई सारी घटनाएं देखने को मिलती। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं? पहली घटना तो हमें देखने को मिलती है साहब वहां पर एक नेशनल कॉलेज की स्थापना हो जाती है। नेशनल कॉलेज की स्थापना हो जाती है, जिसके प्रिंसिपल कौन बनते हैं? जिसके प्रिंसिपल जो हैं वो औरोबिंदो घोष बनते हैं। अब नेशनल कॉलेज की स्थापना क्यों? क्योंकि भैया अब जो है हमें राष्ट्रीय शिक्षा की बात करनी थी, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, बॉयकॉट करना है, तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो नेशनल कॉलेज की स्थापना हो जाती है, औरोबिंदो घोष जो है वो पूरी तरीके से इसके प्रिंसिपल बन जाते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है। साथ साथ में हम देखते हैं कि वहां पर बरीसाल नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है, बरीसाल नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है। और हमें याद रखने वाली बात यह है कि अब राष्ट्रवाद जग रहा था, तो हमें देखने को मिलती है कि पीसी रॉय नाम के व्यक्ति,
पीसी रॉय नाम के व्यक्ति जो थे, पीसी रॉय नाम के जो व्यक्ति थे, वो बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। इसी के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की भी स्थापना इसी दौरान करते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं बंगाल में ही पूरी तरीके से केंद्रित थी। पर ये जो पूरा का पूरा आंदोलन था, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ था, तो बाकी सारे एरिया में क्यों नहीं फैल रहा था? इसको लेकर जो है अब वो कांग्रेस धीरे धीरे बट रही थी। एक का कहना था कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये बंग भंग आंदोलन है, बंग भंग आंदोलन, जिसका मकसद है कि बंगाल का जो विभाजन है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और वापस से बंगाल जो है जैसा था वैसा ही हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि भैया पूरे के पूरे क्षेत्र में इस आंदोलन को फैलाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाला लाजपत राय कह रहे थे पंजाब में फैलाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे महाराष्ट्र में फैलाना चाहिए, यानी पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर इस आंदोलन को ले जाना चाहिए। अब हमें देखने को मिलती है साहब एक इंपॉर्टेंट और घटना, और वो थी 1905 का बनारस अधिवेशन। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और वो इंपॉर्टेंट तौर पे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्वदेशी की बात करते हैं, और साथ साथ में कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो भी स्वदेशी बन जाता है। लेकिन अब स्वदेशी आंदोलन को लेकर ना धीरे धीरे मतभेद हो रहे थे, और मतभेद के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं नरम दल और गरम दल। अब यार ये नरम दल और गरम दल थे क्या? जिनका अंग्रेजों के प्रति नरम रवैया था उनको कहा गया नरम दल, और जिनका अंग्रेजों के प्रति गरम रवैया था उनको कहा गया साहब गरम दल। जो नरम दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि इस बंगाल विभाजन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, ये जो स्वदेशी आंदोलन है उसको बंगाल तक ही सीमित रहे। और जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है वो फैलाया जाए। तो इस बात को लेकर अब धीरे धीरे कांग्रेस दो धड़ों के अंदर बट रही थी। फिर हमें एक और इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखने को मिलता है, और वो था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और कांग्रेस जो है इस बार आधिकारिक तौर पर 4 इंपॉर्टेंट नीतियों को कांग्रेस की मुख्य नीतियों के तौर पर शामिल कर लेती है। वो थी स्वराज, वो था स्वदेशी, वो था बहिष्कार, और वो थी राष्ट्रीय शिक्षा। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नारोजी। तो भाई दादा भाई नारोजी जो है वो इस इंपॉर्टेंट सेशन की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब दादा भाई नारोजी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात, पहली बात तो इनको कहा जाता है साहब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पहली चीज यहां पर देखने को मिलती है, इन्होंने 3 बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करी, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो एक किताब के बारे में मैं बता रहा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी किताब के अंदर इन्होंने आर्थिक जो तौर पर एक तरीके से शोषण हो रहा था, जो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत था, वो इसी किताब में अंतर्गत उन्होंने दिया था। तो दादा भाई नारोजी यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की। ये एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए थे जिसका क्या नाम था साहब? इंपॉर्टेंट तौर पे उसका नाम था रहनुमाई मजदहसन सभा, जो पारसी समाज सुधार के लिए काम करता था, और उसका एक अखबार भी है जिसका नाम था रस्तगुफ्ता। तो ये तो दादा भाई नारोजी की बात है। हालांकि जो नरम दल और गरम दल डिवाइड हो रहा था, विभाजित हो रहा था, वो दादा भाई नारोजी की बात मान जाता है, और कलकत्ता अधिवेशन के अंदर तो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन जो अगला अधिवेशन होने वाला था, सूरत वाला अधिवेशन होने वाला था, उसमें नरम दल और गरम दल पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और कांग्रेस के 2 धड़े हो जाते हैं। लेकिन 1906 से 1907 के बीच की एक और इंपॉर्टेंट घटना है, यानी कलकत्ता अधिवेशन और साथ साथ में सूरत स्प्लिट के बीच की एक और इंपॉर्टेंट घटना है जो हमें याद भी रखनी है। और हम कह सकते हैं कि साहब हमारे विभाजन में, अगर जो हमारा अखंड भारत का विभाजन था उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो वो था साहब एक इंपॉर्टेंट पार्टी का, और वो कौन सी पार्टी है? वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। हमें देखने को मिलता है कि सर आगा खान के प्रतिनिधि, मतलब आगा खान के अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल इंपॉर्टेंट तौर पे शिमला जाता है, जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करता है, और लॉर्ड मिंटो को ये समझाने की कोशिश करता है कि साहब ये जो हिंदू हैं ये पूरी तरीके से हमारी राजनीतिक गतिविधियां हैं या जो हमारी राजनीतिक ताकत है उसके ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया। ना ही हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पद है, ना ही हमारा समाज शिक्षित हो पा रहा है, और इसका कारण जो है वो हिंदू हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस है। ये बात समझाने की उनको कोशिश करते हैं। पर ये जो मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंट घटना थी, उसी से तार, मतलब वो एक तरीके से पहली इंपॉर्टेंट ऐसी घटना थी जिससे 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उसके पीछे बड़ी पार्टी थी तो मुस्लिम लीग थी। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर आगा खान, और एक और थे साहब नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह, ये हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलती है मुस्लिम लीग की स्थापना।
अब जब कांग्रेस की ये जो सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियां थी ये चल रही थी, उन्हीं के साथ साथ में मुस्लिम लीग की भी कुछ इंपॉर्टेंट गतिविधियां चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि 1947 का पार्टीशन होता है। अब उससे पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की पूरी तरीके से कमान संभाल लेते हैं और सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं। वो आगे की कहानी आपको इस पूरी की पूरी आने वाली कड़ी में देखने को मिलेगी। तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले तो देखने को मिलता है मुस्लिम लीग की स्थापना में हमें देखने को मिलता है उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो। कब हुई, तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई। स्थापना किसकी हुई, मुस्लिम लीग की। करने वाले व्यक्ति कौन, नवाब सलीमुल्ला और सर आगा खान। नवाब सलीमुल्ला और सर आगा खान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की एक पिक्चर है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और बात करते हैं साहब सूरत। तो सूरत में क्या हो रहा था और सूरत में अब कांग्रेस जो थे वो किस तरीके से दो धड़ों के अंदर बट गए थे। तो हमें देखने को मिलेगा साहब एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक घटना, या जिसे कहें हम बहुत ही दुखद इंपॉर्टेंट घटना, जिसने काफ़ी साल जो थे राष्ट्रीय आंदोलन के, एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को रोक दिए थे। तो वो था साहब सूरत का विभाजन। तो सूरत का विभाजन समझते हैं कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट है। सूरत का विभाजन हमें देखने को मिलता है साहब 1907 के अंदर। सूरत का विभाजन मतलब कि कांग्रेस का विभाजन सूरत में देखने को मिलता है, जिसे हम राजनीतिक तौर पे कहेंगे सूरत विभाजन 1907। हमें देखने को मिलता है कि सूरत ताप्ती नदी के पास में एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, जिसे हम कहेंगे साहब सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन पर पहले अगर हम देखें तो ये सूरत की जगह ना होकर नागपुर में होने वाला था। नागपुर में होने वाला था और नागपुर में होने वाला था इस वजह से इसकी अध्यक्षता के पूरे चांस बन चुके थे बाल गंगाधर तिलक के। पर किस तरीके से नरम दल के कुछ लोग वो ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अगर कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएंगे तो नरम दल का तो है वो पूरी तरीके से हालत खराब हो जाएगी। इस वजह से हमें देखने को मिलता है क्या कि पूरे के पूरे उस अधिवेशन की जो जगह थी वो नागपुर से चेंज कर दी जाती है सूरत, क्योंकि नागपुर जो था वो मध्य प्रांत के अंदर था और सूरत जो था वो बंबई प्रांत के अंदर था। और कांग्रेस की एक पॉलिसी थी कि आप जिस प्रांत के होंगे उसकी अध्यक्षता आपको नहीं मिल पाएगी, और बाल गंगाधर तिलक बंबई प्रांत के थे। तो इस वजह से एंड मौके पर जो है अब पूरी तरीके से नागपुर से ट्रांसफर हो जाता है साहब सूरत। सूरत जो है वेन्यू के तौर पे डिसाइड हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि इस समय पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन होता क्यों है, अध्यक्ष पद को लेकर। क्यों, क्योंकि पहले तो गरम दल के लोग चाह रहे थे साहब बाल गंगाधर तिलक बने। अब क्योंकि इन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया, जिस जगह पर अधिवेशन होने वाला था वही चेंज कर दिया, तो अब गरम दल के लोग चाह रहे थे कि साहब लाला लाजपत राय बने। लेकिन नरम दल वाले चाह रहे थे कि भैया हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए किसको, रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष को। रास बिहारी घोष को। तो हमें देखने को मिलता है साहब रास बिहारी घोष जो कि नरम दल के इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो यहाँ पर अध्यक्ष बन जाते हैं। और अब कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, गरमपंथी और नरमपंथी, जिन्हें अपन नरम दल या गरम दल या इंग्लिश में अपन जिन्हें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये थी साहब सूरत की इंपॉर्टेंट एक घटना, सूरत विभाजन, जो हमारे पूरे के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे दुखद घटनाओं से भी एक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें और हमें बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।